नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से। बच्चों, पिछले 2 व्याख्यानों में हमने उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कुछ बातों को जाना। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको बताऊंगी कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार कार्य करता है। तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जो कार्य करता है उसका आधार है न्यायिक पुनरावलोकन। तो हमारा आज का विषय है न्यायिक पुनरावलोकन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन के तात्पर्य से। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसे प्रत्येक कानून अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए ऐसे प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। राज्यों के संबंधों में इस शक्ति का प्रयोग संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। अब मैं बताऊंगी आपको कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्या आधार है या भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में क्या कहा गया है। संविधान 2 में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित हो सकते हैं। प्रथम, व्यवस्थापिका अर्थात कानून निर्माण करने वाले अंग की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर, और दूसरा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत के आधार पर। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता अर्थात संसद की प्रभुसत्ता के सिद्धांत को ग्रहण किया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस संबंध में भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के अधिक निकट है। भारतीय संविधान के उपबंधों में कहीं भी विशेष रूप से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होते हुए भी यह विधान संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तव में संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा करना अनावश्यक समझा, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के अंग अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। संविधान ने शासन के प्रत्येक अंग के लिए कुछ सीमा निश्चित कर दी है और शासन के इन अंगों की शक्तियों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि संविधान में बताई गई संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान के तत्संबंधी उपबंधों में को परिवर्तित न कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय को स्वाभाविक रूप से संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हमने एक संघीय शासन को अपनाया है और शासन के केंद्रीय तथा राज्य दोनों ही अंगों की संवैधानिक मर्यादाएं निश्चित कर दी हैं, अतः यह तय करना न्यायालयों का काम है कि किन्हीं संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं। इस प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। संविधान के भाग 3 में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। विधायी सत्ता जिनका उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं कर सकती। किसी अधिनियम के वैध होने के लिए आवश्यक है कि वह सब मामलों में संवैधानिक शर्तों के अनुरूप हो, और यह निर्णय करना न्यायपालिका का काम है कि अमुक अधिनियम असंवैधानिक है अथवा नहीं। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से तात्पर्य है कानूनों की वैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 246 का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों का विभाजन का स्वरूप निश्चित किया गया है। इस प्रकार
भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनरावलोकन की 2 शक्तिशाली आधारशिलाएं संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार हैं। अब मैं बताती हूँ आपको बच्चों कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति किस प्रकार की है और उसकी सीमाएं क्या हैं। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, फिर भी भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है जितना कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऐसे कुछ कारण हैं जिन्होंने भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित कर दिया है। इसमें सबसे पहला कारण यह है कि अमेरिकी संविधान अत्यधिक संक्षिप्त है और संविधान की इस संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इस बात के कारण अपेक्षाकृत सीमित है कि भारत के संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया है। संघ और राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति को कम करने के लिए एक समवर्ती सूची की भी व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में अंतिम शक्ति केंद्र के पास है। इन विस्तृत उपबंधों के कारण मुकदमेबाजी और दूसरे शब्दों में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। दूसरा कारण इस संबंध में यह है कि अमेरिका का अधिकार पत्र निरपेक्ष शब्दावली में लिखा गया है, लेकिन मानव अधिकारों की प्रकृति ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते। अतः इन अधिकारों के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का आश्रय लिया गया है। अमेरिका में कार्यपालिका, पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के आधार पर अधिकारों की सीमा निश्चित की जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करता है कि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप में किया है या नहीं। इस प्रकार अमेरिकी संविधान के पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बहुत अधिक व्यापक कर दिया है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माता भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए भारत में प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ साथ उसकी सीमाएं संविधान में ही निश्चित कर दी गईं और इस कारण न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र भी सीमित हो गया। उपयुक्त जो कारण मैंने आपको बताए उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इन दोनों देशों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में अंतर है। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया शब्दावली को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच 2 आधार पर करता है। पहला, संघ या राज्य जिसके भी विधानमंडल ने उस कानून को बनाया है उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी कानून निर्माण की क्षमता के अंतर्गत था या नहीं। दूसरा, वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। इस प्रकार यदि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून पूर्णतः उसकी शक्ति के अंतर्गत हो तो भी यदि वह कानून की उचित प्रक्रिया अर्थात प्राकृतिक न्याय के कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया की शब्दावली के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जापानी शब्दावली को अपनाया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा
प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह निश्चित करने में कि अमुक कानून संवैधानिक है या नहीं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या उचित अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं कर सकता। यदि हमारे संघ या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है जिसका निर्माण करने में वह सक्षम है, तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती देना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति के संबंध में श्री दुर्गादास बसु ने लिखा है कि न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर हमारे संविधान में संवैधानिक सीमाओं के साथ विधायी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नियम को रद्द कर देगा जो संविधान की सीमाओं के प्रतिकूल है, लेकिन इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा या संविधान के आदर्शों के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा पारित नियमों को रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता। भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड और अमेरिका के बीच की है। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय उसकी कानून की उचित प्रक्रिया वाली धारा के आधार पर लगभग एक तीसरा सदन या उच्च विधानमंडल बन गया है, और न्यायाधीश हुज ठीक रूप में कहते हैं कि हम एक संविधान के अंतर्गत तो रहते हैं, लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप से ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं है। अमेरिका में जहां न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, भारत में न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। तो बच्चों, ये था न्यायिक पुनरावलोकन, जिसके आधार पर न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। अगले व्याख्यान में मैं आपको न्यायिक सक्रियता के संबंध में बताऊंगी। धन्यवाद।